हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में लगातार आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्यारे बच्चों, इसके पहले भी हमने वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं, जरूर आप लोग देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न प्यारे बच्चों, आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं? तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। देखो बच्चों, आधुनिक आवर्त नियम और मेंडलीव के आवर्त नियम में क्या डिफरेंस है। आधुनिक आवर्त नियम की बात करते हैं तो तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया बच्चों। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी की जब बात करते हैं तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बच्चों, किस पर? परमाणु भार। तो मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था, लेकिन बहुत सारी कमियां थी, है ना। अधिक परमाणु भार वाले को पहले व्यवस्थित कर दिया था, कम वाले को बाद में। ऐसे जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको अलग रख दिया, कुछ असमान गुण वाले तत्वों को साथ में रख दिया। बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण आधुनिक आवर्त सारणी आया, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है बच्चों। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया। यही आपका आधुनिक आवर्त नियम। तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इस नियम के आधार पर जब तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखने पर इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है और एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व की पुनरावृत्ति होती है। यदि बच्चों आप लोगों से केवल आवर्त नियम पूछे तो आप बता देना तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात पहले कम परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को रखा गया और आगे बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहां पर देखिएगा। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को परिभाषित करने में विलगित गैसीय परमाणु अथवा आद्य अवस्था पदों की सार्थकता क्या है? देखो, अक्सर आप देखोगे आयनन एंथैल्पी है क्या बच्चों। जैसे मान लीजिए आपका एक विलगित या गैसीय परमाणु है बच्चों, है ना, और यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करना चाहते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त करना चाहते हैं तो जो इसको ऊर्जा लगती है वही आपकी बच्चों आयनन ऊर्जा है। यानी किसी गैसीय विलगित अवस्था में किसी परमाणु के वाहकम कोश से इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं तो जो आवश्यक ऊर्जा होता है वो आपका आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाता है। ऐसे बच्चों इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या कहलाता है? मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इससे ऊर्जा मुक्त होती है, वो आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाता है। अब विलगित या गैसीय परमाणु लेने का मतलब क्या है? विलगित गैसीय परमाणु से तात्पर्य है मुक्त परमाणु से है, जिस पर किसी अन्य परमाणु का प्रभाव ना हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि किसी से बंधा हुआ हो। आद्य अवस्था में परमाणु न्यूनतम ऊर्जा वाली स्थिति में होती है। इस अवस्था में आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान उच्च होता है। आद्य अवस्था पर बच्चों, है ना, अवस्था पर ही उपरोक्त गुणों की तुलना की जा सकती है। कहने का तात्पर्य है जब वो मुक्त, विलगित का मतलब होता है मुक्त अवस्था में। मुक्त मतलब किसी से बंधा नहीं रहता। जब किसी से बंधा नहीं रहता प्यारे बच्चों तो आसानी से क्या है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहाँ पर आप लोगों को एक परेशानी हो कि ये आद्य अवस्था क्या है बच्चों? आद्य, इसे बोला जाता है आद्य, है ना। आद्य अवस्था यहाँ पे भी लिखा होगा। आद्य अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट, प्रारंभिक स्तर, है ना। तो मेरे बच्चों जब कोई परमाणु किसी से संबंधित नहीं रहता, वो स्वतंत्र रहता है, तब वो मुक्त अवस्था कहलाता है। और इस स्थिति में बच्चों आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान उच्च होता है। ठीक है, चलिए क्लियर, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, विकर्ण संबंध। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों आप लोग जब समूह में चलते हैं, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, ये द्वितीय आवर्त है बच्चों। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं लेकिन आवर्त की बात करते हैं। और ये तीसरा आवर्त है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अब इसमें होता क्या है, इनमें बच्चों क्या है कि जैसे पहला आवर्त, दूसरा आवर्त है, अगले आवर्त के अगले समूह के तत्व से गुण दर्शाता है। जैसे लिथियम का सोडियम से तो आइए, लेकिन लिथियम के कुछ गुण मैग्नीशियम से दर्शा रहे हैं, बोरान का कुछ गुण सिलिकॉन से दर्शा रहा है, बेरिलियम का कुछ गुण एल्यूमिनियम से दर्शा रहा है। तो ये आपका विकर्ण संबंध है। सीधा संबंध होकर के टेढ़ा संबंध, तो विकर्ण संबंध। तो द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व अगले आवर्त यानी तीसरे आवर्त के, है ना, अगले समूह के तत्वों से, है ना, विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। कुछ गुणों में समानता होती है, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। कुछ भी नहीं बच्चों, बड़ा सिंपल है। द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले वर्ग के तत्वों से गुणों में समानता दर्शाते हैं।
अर्थात द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के एक दूसरे में विकर्णता उपस्थित तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, इस संबंध को ही हम विकर्ण संबंध कहते हैं। देखो ना, लिथियम का सोडियम से होना चाहिए, इसमें तो हाई है ही, लेकिन लिथियम का मैग्नीशियम से है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, बोरान का सिलिकॉन से, मतलब दूसरे आवर्त के तत्वों का तीसरे आवर्त के अगले वर्ग के तत्वों से गुणों में समानता होने के कारण जो एक प्रकार का संबंध है वो आपका विकर्ण संबंध होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक में क्या मूल अंतर होता है? इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी किसी विलगित या गैसीय परमाणु के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण गैसीय ऋणायन बनने की प्रवृत्ति है। मैंने आपको पहले बताया कि आयनन ऊर्जा क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो जो आवश्यक ऊर्जा होती है, लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है ना, जब मान लीजिए कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ग्रहण कर रहा है, लब्ध मतलब ग्रहण करना है ना, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ऋणायन में परिवर्तित हो रहा है, तो इस प्रवृत्ति को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। और कहीं ना कहीं बच्चों इस स्थिति में ऊर्जा जो है परमाणु से मुक्त होती है, मतलब वहाँ से ऊर्जा निकलती है। जैसे आयनन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा, परमाणु को ऊर्जा देते हैं, लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऊर्जा कुछ ना कुछ मुक्त होता है बच्चों। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए, तो कहने का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कोई विलगित परमाणु है, उसी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋणायन में बदलता है और ऊर्जा मुक्त करती है। जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता की बात की जा रही है, यानी जिसे विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं। ठीक है, किसी तत्व में परमाणु की सहसंयोजक बंध में उपस्थित साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऋण विद्युतता या इलेक्ट्रॉन है ना ऋणात्मकता का हम नाम देते हैं बच्चों। बस सिंपल यही डिफरेंस है। अब आपको समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ? एक हमारे पास परमाणु है, परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया हमने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया प्यारे बच्चों, तो ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें ये ग्रहण नहीं करता, ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो प्यारे बच्चों आपकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता मतलब विद्युत ऋणात्मकता क्या कहलाती है बच्चों? सहसंयोजी बंध से आबंधित है दो परमाणु, है ना, सहसंयोजी बंध से आबंधित है। अब साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कितना आकर्षित करता है वो आपका इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक एंथैल्पी कहलाता है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों? प्यारे बच्चों, अक्रिय गैस की बात करते हैं तो 18वें समूह के तत्वों को हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, ये सबको पता है। हीलियम हो गया, नियान हो गया, है ना, हे नारायण अर्जुन आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनान हो गया, रेडान हो गया। ये प्यारे बच्चों अक्रिय गैस है। ये क्या है प्यारे बच्चों? अक्रिय गैस है। ये अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरा है। जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, नियान में पहले कोश में 2 और दूसरे में 8। तो अष्टक पूरा होने के कारण बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है और इस कठिनाई के कारण बच्चों इसकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी वही है। तो प्यारे बच्चों, हम यदि बात करते हैं आयनन ऊर्जा की तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो जो ऊर्जा लगती है वो आयनन ऊर्जा है। चूँकि इसके बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण है और जब भैया पूरे बंधे हुए हैं, है ना, ताकत इनकी बहुत ज़्यादा है, पावर इनमें बहुत ज़्यादा है और हम इनको तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। इस कारण से बच्चों हम कहते हैं कि अक्रिय गैसों का आयनन विभव उच्च होता है। पूर्ण उपकोष अथवा अष्टक पूर्ण होने की वजह से अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे अधिक होता है, इसलिए कोष में इलेक्ट्रॉन हेतु अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य है अधिकतम पूर्ण रूप से अष्टक भरे होने के कारण ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा लगता है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है क्यों? हैलोजन जो परमाणु है वो आप लोग देखो, ये बच्चों जस्ट इसके पहले ही 17वां समूह है ना। 17वें समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारे के सारे 17वें समूह के तत्व हैं। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो NH2 और NP में टोटल P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बच्चों इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी बाह्यतम कोश में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन तो कम है, बाकी तो अष्टक उसका भी पूर्ण होता है। तो ये क्या करता है, अपने बंधन को बनाने के लिए, जैसे मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए तो तेज़ी से किसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है।
क्यों? क्योंकि भाई यदि मैं बात करूं पी में तो एस में तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, पी में इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3 4 5, एक ही तो खाली है, तो ये मिल करके किसी भी बच्चे को आसानी से खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के दोस्तों का ग्रुप है और 7 लोग हैं और एक चाहिए, तो किसी से भी झीक झपट करके, है ना, खींच तान करके उसको अपने पास ले आओगे। देखो बच्चों, हैलोजन तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 होता है, पी में 5 इलेक्ट्रॉन, तथा इन्हें स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, मतलब इनको एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, है ना। अतः ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी हैलाइड आयन बनाते हैं, इसलिए हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये बच्चों क्या हो जाते हैं? स्थायी आयन के रूप में, है ना, परिवर्तित हो जाते हैं। इस कारण से इनका इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। क्लियर? समझ में आ गया? मतलब खींचने की क्षमता, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो सातों मिल करके बड़ी तेजी से इनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं और आसानी से बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। इस कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। और हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन हमने खींचा तो कुछ न कुछ ऊर्जा त्याग दिया, ऊर्जा त्यागा वही इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। चलिए अगला है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्योंकि प्यारे बच्चों इनमें पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, अष्टक में पूरे। जैसे मैं बात करता हूँ NS में 2 और NP में 6। अब इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं होगा, हाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए व्यूह उच्च हो सकता है, क्योंकि हम धक्का देकर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करा सकते। प्रवेश क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि उनका अष्टक पूरा है। जब कुर्सी खाली ना हो, जबरदस्ती कुर्सी में हम नहीं बैठा सकते। वो शादी बारात की कुर्सी नहीं है कि एक कुर्सी के साथ 2 लोग बैठ जाओ। यहाँ पे उनकी कुर्सी फिक्स है कि भाई कुर्सी में अपना फिक्स जगह है, यदि एक इलेक्ट्रॉन जहाँ रहेगा तो एक ही रहेगा, दूसरा वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता। कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ही, 2 सीट की कुर्सी है तो 2 ही। ऐसा नहीं कि उसमें 4 लोगों को बैठा दो बबुआ, यदि 4 लोगों को बैठा दिए तो गड़बड़ हो जाएगा काम। समझ रहे बाबूजी? ठीक है। इन उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होने के कारण है अष्टक पूर्ण होना, और अष्टक पूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्मित है, और भैया किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लेना देना उनसे कोई लेन देन है नहीं, इसलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। चीजें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मजेदार कहानी रहता है, केमिस्ट्री जितना आप लोग कठिन समझते उतना होता नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश होती है। बस यार आप लोगों से एक उम्मीद रहती है कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दो जो शिव सर को नहीं पहचानते, जो शिव कोचिंग क्लासेस को नहीं जानते, क्योंकि जिस तरीके से हम 11th के लिए आपका मदद कर रहे हैं, 12th क्लास के लिए बच्चों हम आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ क्लासेस लाएंगे, जिससे आप लोगों की बहुत सारी हेल्प हो सकेगी। ठीक है, तो एकदम चौचक तरीके से हम आप लोगों को कोशिश करेंगे बेहतर फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे क्लासेस देने के लिए, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दो। अगला प्रश्न देखो बच्चों, ऋण आयन की आणविक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है। अच्छा, ये आणविक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या है क्या? हम जानते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कोई आपका परमाणु है, इसमें कितने कोष हैं? 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष है। अब बच्चों नाभिक से बाह्यतम कोष की बीच की जो दूरी है वो आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। आयन का मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, कोई परमाणु है बच्चों, परमाणु आयन कब करता है? या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे। इस स्थिति में बच्चों परमाणु क्या हो जाता है? आयन। और फिर आयन के अवस्था में, है ना, उसके बाह्यतम कोष की जो दूरी है वो आयनिक त्रिज्या कहलाती है। जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऋणायन की बात की है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। इस प्रक्रिया में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और नाभिक पर उपस्थित नाभिकीय आवेश की संख्या वही रहता है, परंतु बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो जाती है और ये निगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उन्होंने ग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप प्रति इलेक्ट्रॉन कार्य कर रहे नाभिकीय आकर्षण बल में कमी आती है, जिसके कारण ऋणायन का आकार संगत परमाणु से बढ़ जाता है। इसका मतलब कि पहले मान लीजिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, वो आसानी से संयम बनाए थे, एक दूसरे को, है ना, बढ़िया आकर्षण बल से बांध कर रखे थे। लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका जो बंधन है बच्चों, ये नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच के इलेक्ट्रॉन का जो बंधन है वो ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण से आकार थोड़ा सा हल्का बड़ा हो जाता है, और आकार बड़ा होने के कारण त्रिज्या बढ़ जाती है ना। समझ में आया कि कोई भी परमाणु है यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो प्रति इलेक्ट्रॉन जो बंधन ऊर्जा कम हो जाती है, यानी जो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन है
प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से बंधन है उसके मान में कमी हो जाती है, बंधन ऊर्जा में के मान में कमी आ जाती है, और उसके कमी होने के कारण बच्चों आकार थोड़ा सा बढ़ता है और इस कारण से आणविक त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, उतना खास नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, समझाइए। देखो प्यारे बच्चों, जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, देखिएगा बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं, ठीक है, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल, कॉपर, जिंक। तो प्यारे बच्चों बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। हम आपको बताए हैं कि बाह्यतम कोश में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा मतलब आकर्षण बल उतना ही प्रबल होगा। अब भाई ये इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्या? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति, क्षमता, क्योंकि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऊर्जा रिलीज करता है, वही इलेक्ट्रॉन बंधुता है। अब हम बाएं से दाएं चलते हैं, जब बाएं से दाएं चलते हैं बच्चों, बाएं से दाएं चलते हैं तो कहीं ना कहीं बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती है। जैसे स्कैंडियम में 1 है, टाइटेनियम में 2 है, वेनेडियम में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7, फिर 8, ऐसे बच्चों डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। डी की बात कर रहा हूँ, है ना। और लगातार मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर? नाभिक का आकर्षण बल बढ़ा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ी, ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होती है। ठीक, सिंपल है बच्चों। क्लियर? तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ेगा और ऋण विद्युतता भी बढ़ेगा। तीनों चीज़ बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं, ठीक है, तो बच्चों आयनन ऊर्जा भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती है और ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। क्लियर रहना चाहिए आपका। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तत्वों की धात्विकता को आवर्तिता आवर्त सारणी द्वारा समझाइए। धात्विकता मतलब धात्विक प्रकृति क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तत्व धन विद्युतीय तत्व होते हैं, और वैसे भी धातु का एक प्रॉपर्टी है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है वो आपका प्रबल धातु होता है। तो तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तत्व ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। धन विद्युतीय तत्व धात्विक तत्व प्रकृति दर्शाते हैं, जबकि ऋण विद्युतीय तत्व अधात्विक तत्व प्रकृति दर्शाते हैं। जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं बच्चों तो धात्विक प्रकृति बढ़ती है, क्योंकि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक प्रकृति घटती है। क्लियर? कहने का तात्पर्य हुआ कि हम जानते हैं कि बच्चों जैसे जैसे ये मान लीजिए बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ग्रहण करता है मतलब ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है, और ऋणात्मक प्रवृत्ति मतलब धात्विक प्रवृत्ति कम होती है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, और ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा त्यागता है, वो उतना ही धन विद्युतीय होता है। यानी जब हम आवर्त में ऊपर से नीचे चलते हैं, वर्ग में बच्चों, वर्ग बोलते हैं समूह। भाई ऊपर से नीचे चलना मतलब कोई समूह है। जब समूह में हम ऊपर से नीचे चलते हैं, तो क्या होता है? धात्विक प्रकृति बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं बच्चों तो धात्विक प्रकृति कम होती जाती है। क्लियर? चलिए, हमने शुरुआत में ही आधुनिक आवर्त नियम बताया कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, इन्हीं परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है बच्चों? ये परमाणु भार पर आवर्ती फलन होता है, परमाणु भार पर आधारित है। तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन है, इन्हीं द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। बढ़ते हुए द्रव्यमान पर आधारित पर व्यवस्थित किया गया था। लेकिन बाद में बच्चों कई कमियों के कारण, कई दोष के कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी फेल हो गई और आधुनिक आवर्त सारणी आया। आगे देखिए बच्चों, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों की रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कारण बताइए। एक ही वर्ग के तत्वों भौतिक रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों एक जैसा होता है, यानी अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे पहला अपना क्षारीय धातु है ना, S1 की बात करते हैं बच्चों। एस ब्लॉक के तत्वों को 2 समूह में बांटा गया है, एक आपका S1, दूसरा S2। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, तो S1 में बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, सभी में। S2 में बच्चों दूसरा जो है दूसरा समूह है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें लगभग समान होता है, इस कारण से रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। देखिए, आवर्त और वर्ग के पदों को बताइए कि Z बराबर 14 कहाँ स्थित होगा। उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखो जो दूसरे आवर्त के 18वें समूह में स्थित होगा। दूसरे आवर्त के
18वें समूह में। बताओ भाई, आप लोगों को अभी मैंने बताया था, यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को पता हो, ये पहला समूह हीलियम, दूसरा समूह ये बच्चों ये आपका आवर्त है, ये आवर्त का दूसरा तत्व ये नियान है। ये देखो नियान की बात कर रहा है ना। जेड परमाणु क्रमांक 14 है। 14 बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है ना। ये किस आवर्त में है बच्चों? तो ये 3 तक जा रहा है ना, तो तीसरे आवर्त में है। ठीक है, तीसरे आवर्त में तथा 14वें वर्ग के स्थित होगा। ये कौन से में? 14वें वर्ग में। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, s में 2 और p में 2। इससे पता चलता है कि 14वें वर्ग में उपस्थित है। और 18वें समूह का दूसरे आवर्त का तत्व नियान है, परमाणु क्रमांक 10। ये आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पर आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको जितना अच्छे तरीके से क्लियर होगा ये तत्वों से संबंधित क्वेश्चन उतना आसानी से आप लोग कर सकते हो। बच्चों मेंडलीव की आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है? भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, वो आप लोग आसानी से बता सकते हो। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परिरक्षण प्रभाव से आप क्या समझते हो। VVI क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है बच्चों। इलेक्ट्रॉनों पर समान ऋणावेश होता है तथा ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यह प्रतिकर्षण बल नाभिक द्वारा बाहरी कोष पर लग रहे आकर्षण बल को कम कर देती है, जिसके कारण संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा दृढ़ता से बंधे नहीं रहते। इस प्रकार बाह्यतम कोष तथा नाभिक के बीच उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिकीय आकर्षण में डाले गए बाधा को ही परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, जिसके कारण बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन ढीला बंधा रहता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया सर? देखो जब चीज़ इसको आप समझाओगे नहीं सर तो आएगा कैसे? थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। बोला ये गया कि भाई परमाणु है, ये नाभिक है, ये कोष हो गए, ठीक, बाह्यतम कोष हो गया। अब होता क्या है प्यारे बच्चों कि बाह्यतम कोष में तो इलेक्ट्रॉन भरमार पड़े हैं और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा है? नाभिक पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। अब होता क्या बच्चों, ये नाभिक से आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, ये नाभिक से आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, क्योंकि नाभिक पे है धन और बाह्यतम कोष पे है ऋण। लेकिन ये ससुरा जो इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश है ना, कहने का तात्पर्य इसमें ऋण है, ये ऋण है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? प्रतिकर्षित करेंगे। अब इसी प्रतिकर्षण के कारण ये जो नाभिक का आकर्षण बल है वो कमजोर पड़ जाता है ना। क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन थोड़े से ढीले ढाले हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना। और इसी परिरक्षण प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन किसी से क्रिया भी कर लेते हैं, क्योंकि उतना प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल नहीं रह जाता। अच्छा समझ में आया? नहीं आया सर? बिल्कुल नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? समझने की कोशिश करो। क्या बोला गया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्यतम कोष में है, हर कोष में है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण नाभिक का आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, ठीक है। और संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन बच्चों नाभिक से दृढ़ता से नहीं बंधे रहते, ढीले ढाले रह जाते हैं। यही जो आपका कारण बच्चों परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं बच्चों। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो चैप्टर नंबर आपका 4 है, चैप्टर नंबर 4 में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 की बात करता हूं। चैप्टर नंबर की बात करता हूं 4। चैप्टर नंबर 4 में P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, इनके गुणों के बारे में आपको बखूबी से पढ़ना पड़ेगा। जैसे बच्चों पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि S ब्लॉक के तत्व को हम S ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करते हैं। P ब्लॉक का तत्व क्यों कहलाएगा बच्चों? कैसे आप पता कर पाओगे कि P ब्लॉक का तत्व है? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन आपके P ब्लॉक में ही प्रवेश करता है। D ब्लॉक का तत्व क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन D में प्रवेश करेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन F में प्रवेश करेगा, वो F ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों यहाँ पे P ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? इसके मुख्य लक्षण। तो यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में प्रवेश करता है तो P ब्लॉक का तत्व है ना। इसका यदि हम बात करें तो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS में 2 पक्का रहता है और NP में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन तक होता है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, समझ में आया? तो 2 प्रॉपर्टी तो इसका यही हो गया कि अंतिम P उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है,
संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP में 1 से 2 होता है। अब देखो बच्चों, पी ब्लॉक के तत्वों में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु, तीनों चीज़ है। ठीक है, यदि पी ब्लॉक के तत्वों की बात करता हूं तो एस ब्लॉक के तत्वों और डी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा आयनन ऊर्जा अधिक होता है। ये आयनिक यौगिक भी बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग देख लो, 4-5 प्रॉपर्टी। तो ये गुणों के बारे में SPDF, ये सारे गुण आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी दम पे बच्चों। समझ में आया? ठीक, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों से गुजारिश है, देखो हम एस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनके गुणों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर। हाँ भाई, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि हाँ भाई और भी वीडियो चाहिए तो आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।